नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे व आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। लेकिन एक उम्मीद आपसे और है कि आप लगातार इस सेशन को देख रहे होंगे व जो भी बातें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिक एनसीईआरटी के, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार इस पुस्तक के। तो जिन लोगों ने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से भी जाके इस चैप्टर को, इसके पीछे के दो चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर 3 शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के चैप्टर 3 में क्या क्या बातें हैं। आज का जो चैप्टर 3 है चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसमें हम देखेंगे कि चुनाव क्या होता है, किस हिसाब से होता है, इसके पीछे की क्या कहानियां हैं और चुनाव के दौरान जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है वो किस हिसाब से होता है, कैसे किया जाता है। जैसे इससे पहले कि हमने संविधान और उसके शासन से आदेशित मूल सभी बातें समझ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे कि चुनाव और प्रतिनिधित्व कैसे होता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसका मैंने पुस्तक का ही एक चैप्टर लिया है, तो इसमें हम देखेंगे इसका परिचय किस हिसाब से दिया है। तो इसमें दिया है, जैसे आपने कभी शतरंज खेला है, उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने की बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होता है। इसी तरह क्रिकेट में क्या होता है कि अंपायर ना हो तो क्या होगा, है ना। कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को बदल जाए तो खेल का परिणाम कुछ और हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक खेल में निष्पक्ष अंपायर होना, सभी निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर ले ऐसा एक हिसाब से अंपायर होना जरूरी है। वही चुनाव के बारे में भी है, चुनाव संपन्न कराने के लिए भिन्न भिन्न नियम होते हैं, है ना, भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं होती हैं, है ना। तो उसके हिसाब से चुनाव का परिणाम भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे नियम बनाए हैं। मतलब जिस हिसाब से आप चुनाव करा रहे हैं, जिस चुनाव का संपादन करा रहे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले आपके पास नियमावली हो, है ना, उससे संबंधित पूरा खाका हो, जिस हिसाब से आप आगे की कार्यवाही कर सके। तो इसमें क्या रहेगा, चूंकि दोनों ही निर्णय चुनाव राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए, इसलिए इसमें सरकार पर नहीं छोड़ा जाता। अतः चुनाव के बारे में इसमें मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश में संविधान में लिख दिया जाता है ना। तो संविधान में जो नियम लिखे गए हैं उसके अनुसार ही चुनाव होते हैं, तो उससे क्या होता है, निष्पक्ष होता है और किसी पर भी जोर जबरदस्ती से वाला खेल नहीं होता है। तो इस अध्याय में जैसे हम क्या देखेंगे कि चुनाव की विभिन्न विधियां क्या क्या हैं, किन किन हिसाब से चुनाव हो सकता है, चुनाव में क्या क्या जरूरी होता है, कौन से नियम जरूरी होते हैं, किस हिसाब से आप चुनाव का संपादन करेंगे, है ना। अपने देश में विभिन्न चुनाव व्यवस्था क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व देखेंगे और चुनाव सुधार में होने वाली बहस को भी देखेंगे। तो इस तरह से हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं कि क्या है। तो स्मरणीय बिंदु में जो चुनाव के बारे में आपके इसमें में मूलतः टॉपिक के बारे में बताया गया, तो जो चुनाव में जो मूलतः होगा कि चुनाव किस हिसाब से होते हैं। तो चुनाव क्या होता है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव व चुनाव के बिना लोकतंत्र असंभव है। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप जनता द्वारा सरकार चुनी जा रही है तो उसमें चुनाव होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चुनाव जब तक नहीं होगा तो जनता किसी एक को चुन नहीं पाएगी, और जब चुन नहीं पाएगी तो लोकतांत्रिक जो देश की एक तरह से व्यवहारिता होती है वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। शासन में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का आधार है, परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया जाता है। इसी के साथ प्राचीन यूनान नगर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का कहना होता है कि जब कोई किसी समूह द्वारा एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है कि ये हमारे लिए, हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, वृद्धि विकास के लिए, समाज के अच्छे व्यवहार के लिए ये निर्णय लेगा, सारी व्यक्तियों द्वारा जो चुना जाता है, तो वो क्या होता है, वो लोकतंत्र में जाके प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना व्यक्ति होता है और वो जनता के लिए, सर्वोपरि जनता के विकास के लिए निर्णय करता है या शासन चलाता है, नियम बनाता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि वो प्रतिनिधि लोकतंत्र शासन का आधार होता है। अब प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार हैं। मतलब ऐसा होता है कि लोकतांत्रिक हो गए, अलोकतांत्रिक हो गए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो गए, है ना, संचित मत प्रणाली, एक दलीय प्रणाली, ये क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है कि इनके द्वारा लोग, एक व्यक्ति सभी लोगों का जो होता है वो प्रतिनिधित्व करता है, शासन के हिसाब से उनके नाम पर शासन करता है। तो लोकतांत्रिक देश में भी ऐसा हो, अलोकतांत्रिक होता है, वहां भी कोई एक व्यक्ति होता है जो उसका अपने देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, हर जगह करता है, देश में, विदेश में, किसी भी जगह पे वो प्रतिनिधित्व करता है।
भारतीय संविधान में क्या दिया है कि भारतीय संविधान में भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका तात्पर्य ये होता है कि हर व्यक्ति वोट दे सकता है। इसके नियमावली होती है कि 18 वर्ष से कंप्लीट होने पर आप मत देने के अधिकारी हैं, या फिर आपका ये कानूनन अधिकार है कि जब आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप मत दे सकते हैं। हर कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष किसी भी जेंडर का हो, वो मत दे सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। भारत में क्या होता है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की एक संस्था है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था करता है। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत में अपनाई जाती है ना। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया व राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चुनाव आयोग है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इसका संविधान में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत। तो क्या होता है कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति क्या करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जैसे 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष का। ये आपके पॉलिटी की पुस्तक में, जैसे हमने इसको पहले डिस्कस कर चुका है इससे पहले, तो इसमें क्या होता है 6 साल का या 65 वर्ष जो भी उसका कंप्लीट हो जाता है, उसी के हिसाब से वह उसमें अपने कार्यकाल से प्रतिष्ठित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वही जो देश में चुनाव की घोषणा करता है और उस हिसाब से वो चुनाव के पूरा माहौल बनाता है। जब चुनाव कराना है, राज्य में चुनाव कराना है, देश में चुनाव कराना है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, तो उस हिसाब से वो पूरा उसका खाका तैयार करके उस हिसाब से वोट कराता है। अब क्या होता है कि स्थानीय सरकार व राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग कर जाए। जैसे क्या होता है कि अपना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव को एकल संक्रमणीय मत द्वारा कौन कराता है, निर्वाचन आयोग संस्था है, जो देश के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। उसी हिसाब से क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव और राज्य द्वारा जो चुनाव होते हैं वो राज्य द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग इस तरफ के चुनाव कराता है और जो निर्वाचन आयोग संस्था, जो केंद्रीय संस्था है, वो राज्य का या फिर बड़े बड़े जो पद होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, उनके हिसाब से ये चुनाव का खाका तैयार करता है। अब होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं। जैसे क्या होता है इजराइल और नीदरलैंड में क्या होता है, इसमें पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दी जाती है ना। तो इसमें कहने का मतलब ऐसा है कि इसमें जो इजराइल व नीदरलैंड जैसे जो देश होते हैं उसमें देश का जो होता है पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। जैसे अपने निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग हो जाता है अपने देश में, है ना। तो पर वहाँ क्या है कि वहाँ पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें मतलब वो जितना वोट पाते हैं उसके अनुपात में उनको सीटें बांट दी जाती है। ऐसा कहाँ होता है आपके इजराइल व नीदरलैंड में। जबकि दूसरा प्रकार जो है वो अर्जेंटीना व पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और जिस हिसाब से वो सीटें जीतते हैं उसके हिसाब से उनका चुनाव में प्रतिनिधित्व होता है और उस हिसाब से वो देश में सरकार चलाने के योग्य माने जाते हैं। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हो गए। अब जैसे अपना ब्रिटिश सरकार में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, जो भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था अपनाई, है ना। इसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। कहने का तात्पर्य ऐसे है कि बहुत सारी सीटें जो होती हैं जो आरक्षित वर्ग की होती है, मतलब जिनके लिए वो तय कर दी जाती है कि हाँ यहाँ से यही चुनाव लड़ेगा और उसी के लिए वोट डाला जाएगा और वही चुन के जाएगा। तो वो क्या होता है कि आरक्षित सीट में जो होता है उसमें प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली होते हैं वो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले देश को सांप्रदायिक आधार में बांटने के लिए क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा एक चाल चली गई थी जिसमें सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए और एक तरह से दलितों के लिए, फिर दलितों के लिए फिर वो खत्म हो गया था क्योंकि आपके महात्मा गांधी जी ने अनशन कर दिया था जेल में, तो उस कारण से वो तो हटा दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को तोड़ने के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए थे, जिसमें एक ये भी कार्य किया गया था कि पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, है ना। तो अब इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है कि अनुच्छेद 324 जो होता है निर्वाचन आयोग के बारे में संबंधित है कि ये चुनावों से संबंधित, जिसमें क्या होता है प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भी इससे सहमत है। फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त को चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देता है। स्वयं जनता को भी सतर्क करना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी करता है तो जनता को भी शिक्षित करता है कि आप अपना मत दें, है ना, वोट डालें और ऐसे प्रत्याशी को डालें जो आपके हित में हो और समाज के हित में हो। तो इस हिसाब से चुनाव
का संपन्न कराने का कार्य करता है। अब देखेंगे चुनाव की जो परिभाषा है क्या है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है उसे निर्वाचन या चुनाव कहते हैं। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति जो होता है अपने लोगों का शासन करता है, अपने लोगों पर शासन करता है या फिर उनके द्वारा चुन के आता है। तो जिस भी माध्यम से वो अपने लोगों द्वारा चुना जाता है उसे निर्वाचन कहा जाता है या चुनाव कहा जाता है। अब प्रतिनिधि किसे कहेंगे? प्रतिनिधि क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति को चुनाव करके सरकार में या संसद में के पास या विधानसभा के पास भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि करते हैं। मतलब आप किसी एक व्यक्ति के पास वोट डालेंगे, है ना, उसको चुनेंगे, वो आपका प्रतिनिधि करेगा। मतलब आपके लोगों का ग्रुप जो भी आपका समाज होगा उस समाज से एक व्यक्ति को आप संसद या विधानसभा में भेजेंगे जिससे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मत देगा, तो उसी को प्रतिनिधि कहते हैं। तो ये हो गया प्रतिनिधि। अब हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जैसे बताया गया है यहाँ, प्राचीन यूनानी नगर में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा जैसे दैनिक कार्य होते हैं, उनके काम काज होते हैं, उसके फैसले लेते हैं और सरकार चलाने में भाग लेते हैं, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जनता स्वयं इकट्ठा होकर अपने लिए निर्णय बनाती है ना, मत देती है, तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है कि आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं रहा, है ना। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसके लिए क्या होता है, अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है और इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे यूरोपीय देशों में कुछ ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या रोज के कार्यों में रोज के अपने नियमों कार्यों को बनाने के लिए सरकार पर फैसले लेती है, सरकार के हर कार्यों में। पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जैसे विशाल जनसंख्या, भारत जैसे देश हो गए, अमेरिका देश हो गए, है ना, तो इनमें क्या होता है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि ये सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या करती है, अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करके सरकार के पास भेजती है जिससे वो लोगों पे शासन करेगा, लोगों के नियम और उनके समाज को व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करेगा। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अब देखेंगे चुनाव लोकतंत्र क्या है। तो चुनाव और लोकतंत्र से एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब चुनाव से ही लोकतंत्र आता है ना, क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसा है कि लोकतंत्र ऐसा होता है जो जनता द्वारा शासन किया जाता है। तो चुनाव होता है और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है और चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। मतलब अगर चुनाव ही नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं हो पाएगा, फिर वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और लोकतंत्र नहीं होगा तो वहाँ चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह होता है। अब देखेंगे भारत में चुनाव व्यवस्था क्या है। तो भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है ना। विस्तृत नियम, कानून संशोधन, परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। मतलब चुनाव के जो होते हैं, जो नियम होते हैं, मूलभूत नियम होते हैं, वो अपना चुनाव आयोग तय करता है ना। और उसका क्या होता है, कुछ चुनाव में जो नियम में फेरबदल करना होता है या फिर उसको विस्तृत नियम में जो संशोधन करना पड़ता है वो विधायिका द्वारा कर दिया जाता है, ताकि नए आने वाले चुनाव में इन सब जो गड़बड़ियां होती हैं उनको दूर किया जा सके। तो ये भारतीय चुनाव में चुनाव व्यवस्था होगी। अब चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, आदि सभी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। एक प्रकार से आप देखा जाए तो अनुच्छेद 324 के तहत 324 में पूरी तरफ से आपका चुनाव आयोग के बारे में जो संवैधानिक संस्था है उसका पूरा वर्णन किया गया, जिसमें हर एक नियमावली का पूरी तरह से उसमें लिखा गया है, जिससे क्या रहा है कि एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके और जो लोकतंत्र है, जनता का शासन है, वो निष्पक्ष तरीके से हो सके। चुनाव आयोग क्या होता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें एक चुनाव आयुक्त होता है ना, एक चुनाव आयुक्त होता है तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री सुकुमार सेन, है ना। तो इसका 1950 में गठन हुआ था चुनाव आयोग का। तो उस टाइम पे तो क्या रहता था कि आपके चुनाव जो आयुक्त होते थे पहले अलग होते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। सर्वाधिक वोट जीत से प्रणाली, इसका क्या तात्पर्य है कि इस प्रणाली में भारत में अपनाया गया है ना, इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजयी होगा, चाहे जीत का अंतर एक ही वोट से हो। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर 100 लोग किसी 2 लोगों को चुन रहे हैं और अगर किसी ने एक इंचामन कोई 1 इंचामन वोट पाया है
और कोई 49 वोट पाया है। तो जीतने वाला कौन होगा? जो 51 वोट पाया है। भले ही 49 लोग उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो प्रणाली, जो चुनाव की प्रणाली अपनाई गई है, उसके तहत क्या होगा कि 51 वोटों से जीतने वाला व्यक्ति शासन करेगा, भले हो 49 लोग उसके खिलाफ हो। तो ये क्या होता है? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली हो गई। अब हम देखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। तो इस प्रणाली में क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देता है ना, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों पर उसे कोटा दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। मतलब क्या होता है कि चुनाव से पहले जब क्या होता है कि चुनावों से पहले जब प्रत्याशियों की एक सूची जारी की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उन प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया, जैसे जहाँ आरक्षित सीट होती है ना, जहाँ उन्हें कोटा दिया जाता है, तो उस हिसाब से वो चुनाव की पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रणाली तैयार कर दी जाती है, सूची तैयार कर दी जाती है, तो उसके चुनाव कार्य संपन्न कराया जाता है, जिसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब दूसरा क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं। जैसा इसको हमने इससे पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इजराइल और नीदरलैंड वाला जो हो गया, और दूसरा अर्जेंटीना व पुर्तगाल वाला। अब हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली क्यों स्वीकार की। ऐसा क्या है कि 51 वोट से जीतने वाला व्यक्ति उन 49 लोगों का पर भी शासन करेगा जो उसे नापसंद करते हैं। तो इसकी असल वजह क्या है? तो क्या होता है, यह प्रणाली सरल होती है, मतलब आसानी से क्या होता है कि इसे बिना ज़्यादा लाग लपेट के, बिना ज़्यादा खर्च के इस प्रणाली को अपनाया जाता है, इसलिए यह प्रणाली सरल होती है ना। उन मतदाताओं के लिए जिनकी राजनीति को चुनाव का ज्ञान नहीं है ना, तो उनके हिसाब से ये प्रणाली सरल होती है। दूसरा क्या होता है, चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है कि हम किसे चुने किसे ना चुने, है ना, तो ये एक वजह होगी। और दूसरा क्या होता है, देश में मतदाताओं के दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनावों का अवसर मिलता है, जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मतलब ऐसा क्या होगा, जो सर्वाधिक वोट प्रणाली वाला जो सिस्टम अपने यहाँ है, उसमें क्या होता है कि जो भी प्रतिनिधि या फिर जो भी क्या बोलते हैं कि प्रत्याशी खड़ा होता है चुनाव में, तो उसके पास क्या होता है कि लोगों के पास एक विकल्प होता है, और किसको जिताना है उनके पास वो प्रत्यक्ष क्या रहता है कि व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसे जानते हैं। तो इस प्रणाली के माध्यम से उनको चुना जाता है। जो क्या होता है कि जो इसकी मेन वजह हो गई, तो सर्वाधिक वोट प्रणाली क्यों स्वीकार की है, उसकी मेन यही वजह है। अब हम देखेंगे कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, निर्वाचन क्षेत्रों में किस प्रकार से आरक्षण होता है। भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास के लिए आरक्षित निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित होगी। तो इसका फायदा ये होता है कि जो अन्य अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि समाज में उनकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो संसद तक, है ना, भारतीय संसद तक पहुंच सके और लोगों के नियम बनाने में सहयोग दे सके। तो भारतीय संविधान द्वारा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको संसद भवन तक पहुंचाने के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई है, जिसके तहत क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति भी वहां अपना प्रतिनिधि वहां अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, जो वहां तक पहुंचने के काबिल एक तरह से रहते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जाता। तो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे क्या रहता है, वो जमीन से जुड़े हुए लोग रहते हैं और लोगों को जो परेशानी होती है उनको प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं। तो इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखेंगे सार्वभौमिक महज मताधिकार, है ना, किसी धर्म, लिंग, जाति, क्षेत्र भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर वर्ग के नागरिकों को मत देने का अधिकार क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। अब जो चुनाव सुधार किए गए हैं वो किस हिसाब से किए गए, चुनाव सुधार की क्या आवश्यकता है। तो चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य हो सकता है, आप कितना भी निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करें किसी भी तरीके से, तो वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ वहाँ आप कह सकते हैं कि गलत हो ही जाता है। तो चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। उसमें क्या होता है, अनेक कमियां होती हैं, उसकी भी सीमाएं होती हैं कि वो कहाँ तक एक तरह से निष्पक्ष चुनाव करा सकता है, कितना करा सकता है, किसमें उसका उतना योगदान हो सकता है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है ना, उसमें जो नियम होते हैं हर साल, और मतलब कहने का समय समय पर उसमें चेंजेस होती रहती है। विधायिका द्वारा या संसद द्वारा उस पर क्या रहता है कि
आप बिल ला करके उस पर संशोधन करते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि समय समय पर जब आप नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो आप चुनाव को अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का कार्य कर पाएंगे, जिससे क्या होता है चुनाव सुधार कहते हैं, है ना। जैसे भारत में क्या होता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना। तो क्या होता है कि अगर जैसे भारत में ये उदाहरण के तौर पर दिया जाए कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो जेल में रहते हैं, जो ऐसे संगीन अपराध संगीन जुर्म के लिए जेल में रह चुके हैं, उनको चुनाव न लड़ने दिए जाए। और प्लस क्या रहे कि एक बेसिक क्या रहे आपके पास शिक्षा रहे, जिससे क्या रहे कि आप उस जब बेसिक आपके पास उतनी शिक्षा होगी तभी आप चुनाव लड़ने पाएंगे। तो ये क्या होता है, एक तरह से ये चुनाव सुधार होता है। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं तथा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।